शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर किसी भी कीमत पर उसका इलाज कर भी नहीं पाता है, लेकिन इंसान इसी शक के घेरे में जब पड़ जाता है तो उससे निकल पाने के लिए वह काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन वह निकल नहीं पाता है। लेकिन जब फंस जाता है तो उसी के पीछे उसका पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिस वजह से एक बच्ची इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन जब बच्ची के बारे में सारी सच्चाई उनके घर परिवार वालों को पता चलता है, इससे सुनने के बाद उनका कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उसी का ज़िला पड़ता है गाज़ीपुर, और गाज़ीपुर का एक थाना पड़ता है बहरियाबाद, और उसी का एक गांव पड़ता है बधाव गांव। वहीं के रहने वाले होते हैं दीपचंद यादव, उनकी पत्नी होती है सुमन यादव। दीपचंद यादव के टोटल 4 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। सबसे बड़ी जो बेटी होती है वह होती है कंचन उर्फ चंदना यादव, जिसकी उम्र होती है लगभग 21 साल के आसपास होता है। कंचना यादव जो होती है अपने पास के कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में जाकर इंटरमीडिएट की परीक्षा भी अच्छे अंक से भी पास कर लेती है। इसी बीच कंचना आकर अपने घर परिवार में अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ घर गृहस्थी में उलझ जाती है। लेकिन दीपचंद यादव जो होते हैं वह एक सरकारी अध्यापक भी होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास थोड़ी बहुत आमदनी भी आने लगती है। अब इसी की वजह से दीपचंद अपने पूरे परिवार का भरण पोषण भी कर पाते हैं। इनका जो परिवार होता है काफ़ी खुशी में परिवार भी होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 16 मार्च 2018 का दिन होता है, तो वही सुबह का 9:30 बजे का आसपास का टाइम होता है। उसी बीच कंचना जो होती है अपनी माँ से बोल के निकल जाती है कि माँ जी हम खेत में जा रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। अब कंचना अपने माँ जो होती है सुमन से बोल के वहाँ निकल जाती है। लगभग 3 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन कंचना दोबारा अपने घर लौट के वापस नहीं आती, जिसकी वजह से सुमन अब अपनी बेटी की ना आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब इसी परेशानी के चलते जो होता है तुरंत ही उसी समय अपने उसी गेहूं के खेत की तरफ बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है देखती है तो वहाँ पर उसकी बेटी कहीं नहीं दिखाई देती। काफ़ी बार कंचना कंचना कहकर आवाज़ लगाती है, लेकिन कंचना की आवाज़ जो होता है सुमन के कानों में नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से सुमन वहाँ काफ़ी उदास होकर अपने घर चली जाती है। लगभग 4 घंटे का वक्त और बीत जाता है, शाम होने का टाइम हो जाता है। उसी बीच कंचना जब घर लौट के नहीं आती तो सोचने लग जाती कि हमारी बेटी आज कहाँ चली गई, और तुरंत जो होती सुमन अपने पति दीपचंद के मोबाइल नंबर पर कॉल करके अपनी बेटी की ना आने की सूचना दे देती है। और दीपचंद जैसे ही पाते हैं उसी समय स्कूल से अर्जेंट छुट्टी लेते हैं। लेने के बाद अपने घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद सुमन से कुछ बात करते हैं। बात करने के बाद सुमन को साथ लेते हैं। लेने के बाद जाकर कंचना की तलाशी करने के लिए गाँव में जाते हैं। काफ़ी पड़ोसी पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं पर जो होता है अब कंचना के बारे में पता नहीं चलता। इसी वजह से अब दीपचंद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते, सोच लगते हैं कि आखिर हमारी बेटी चली कहाँ गई, क्योंकि उनकी जो बेटी थी एक नौजवान थी। अगर उसके साथ कुछ अनहोनी हो गया तो दीपचंद के परिवार के ऊपर पूरी तरह से एक सदमा बनकर टूट पड़ना बराबर हो जाता है। अब दीपचंद जो होते हैं सुमन को लेकर काफ़ी गाँव में तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं पर भी अब कंचना का अता पता नहीं चलता, जिस वजह से सोच बैठते कि हमारी बेटी हो सकता है किसी सहेली के पास चली गई हो। और इसी बीच दीपचंद जो होते हैं अब कंचना के सहेलियों के पास फ़ोन कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कंचना का आने का कोई अता पता नहीं चलता है। पूरी रात बीत जाता है, लेकिन तब भी कंचना का कोई अता पता नहीं चलता। इसी बीच सुबह के टाइम जैसे ही भोर का टाइम होता है, उसी बीच दीपचंद अपनी पत्नी सुमन को लेते हैं। लेने के बाद अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने बहरियाबाद पहुँच जाते हैं। वहाँ के एसपी मौजूद होते हैं। उन्हीं के सामने अपनी बेटी कंचना के बारे में सारी आप बीती बता देते हैं। बताने के बाद वहाँ के जो एसपी होते हैं तुरंत ही कंचना का गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। अब दीपचंद अपने घर चले आते हैं। इधर जो होते हैं पुलिस की टीम कंचना की तलाशी करना शुरू कर देती है, और करने भी लग जाती है। काफ़ी मेहनत करती है। लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन कंचना का कोई अता पता नहीं चलता। इसी बीच दीपचंद के गाँव के रहने वाले होते हैं लल्लन जो होते हैं अपने गेहूं के खेत के रखवाली के लिए उस समय निकल जाते हैं। और जैसे जाते देखते हैं उनके गेहूं में कुछ जो होते हैं जानवर घुसे होने की उन्हें आशंका लगती है, क्योंकि उनके गेहूं जो होते हैं काफ़ी टूटे हुए पड़े होते हैं। सोच बैठ जाते हैं कि आखिर जानवर आए तो वह गए कहाँ। और इसी तलाशी में अपने गेहूं में घुस जाते हैं। जब देखते हैं कि उसी गेहूं में जो होता है एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तुरंत वह चीख चिल्ला पड़ते हैं। चीख चिल्लाने के बाद समझ जाते हैं यह तो
दीपचंद की बेटी कंचना है और उनके मुंह ही समय बंद हो जाते हैं। तुरंत ही तीख चिल्लाते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। ललन इस चीज़ की सूचना आकर दीपचंद को देते हैं, बताने लग जाते हैं कि तुम्हारी बेटी की बॉडी जो होता है उसी खेत में नग्नावस्था में पड़ी हुई है। दीपचंद जैसे सुनते उसी समय काफ़ी सहम हो जाते हैं। सुमन को खबर देते हैं, सुमन को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद ललन के उसी गेहूँ के खेत में पहुँचते हैं। अपनी बेटी कंचना को देखते हैं तो वहीं पर दहाड़े मारकर दीपचंद और सुमन दोनों वहीं पर रोना चीखना शुरू कर देते हैं। और इसी रोने चीखने की आवाज़ सुनकर अब गांव के लोगों के कानों में पहुंच जाती है। गांव के लोग जैसे ही सुनते तुरंत ही उसी गेहूं के खेत में पहुंचते, वहाँ भी देखकर कंचना की बॉडी को दंग सा रह जाते हैं। इसी बीच गांव का एक व्यक्ति होता है, तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने फ़ोन कर देता है, क्योंकि इस पुलिस थाने में कंचना का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज पहले से होता है। पुलिस जैसे खबर पाती है अपनी टीम को लेती है। लेने के बाद उसी लल्लन यादव के खेत में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद देखती है वहाँ पर ग्रामीणों का काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और उस बॉडी के पास पहुंचती है तो उस बॉडी को अच्छे से निरीक्षण करना शुरू कर देती है। देखती है गले पर काफ़ी गहरे गहरे घाव है। ऐसा लग रहा है किसी तेज़दार हथियार से ही कंचना की हत्या की गई है। पुलिस कंचना के बॉडी को अच्छे से जांच पड़ताल करती है। पूरा शंका हो जाता है किसी ने बेरहमी तरीके से कंचना का जो होता है इसी घटनास्थल पर इसको मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस वहां जैसे ही अब कंचना के बॉडी को अपने कब्जे में लेना चाहती है तो उसी बीच ग्रामीण वाले जो होते हैं कंचना के बॉडी को पकड़ लेते हैं। पुलिस के हवाले करने से मना कर देते, कहने लग जाते हैं हम कंचना के बॉडी को आपको नहीं देंगे, आप हमारी बेटी कंचना के साथ न्याय करिए। और जैसे वहाँ के एसपी सुनने के बाद उनको यह मामला काफ़ी गंभीर लगने लगता है। इसीलिए तुरंत ही पुलिस का फोर्स बुला लेते हैं। पुलिस का फोर्स आती है, आने के बाद जो होती गांव के लोगों को समझाती बुझाती है, कहने लग जाती है कि हम आपकी बेटी को जो होता है 24 घंटे के अंदर न्याय दिलाएंगे। और जैसे दीपचंद सुनने के बाद उनको लगने लगता है कि हमारी बेटी के साथ न्याय ज़रूर होगा। इसी बीच तुरंत जो होते हैं अपनी बेटी कंचना के बॉडी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। करने के बाद तुरंत पुलिस की जो टीम होती है कंचना के बॉडी को उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है और दीपचंद के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लेती है। करने के बाद पुलिस की टीम इस केस को छानबीन करना भी शुरू कर देती है और करने भी लग जाती है। तो पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले आज जानना चाहती है कि आखिर जो होता है कंचना के साथ ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस की टीम दोबारा जो होता है दीपचंद के घर पहुंचती है और दीपचंद से वहीं पूछ बैठती है कि आखिर आपकी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है, आपको किस पे शंका हो रहा है। दीपचंद पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं कि हमारी बेटी जो है सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब रखती है, अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माँ के साथ घर गृहस्थी में आज तक अपनी हाथ बटा रही है, उसका किसी से कोई मतलब नहीं है। पुलिस वहाँ तुरंत जो होता है दीपचंद से दोबारा पूछने लग जाती है क्या तुम्हारी बेटी कंचना के पास कोई मोबाइल है। पुलिस जैसे आप बात अब दीपचंद से पूछते, दीपचंद कहने लग जाते कि साहब हमारी बेटी के पास अभी तक कोई मोबाइल नहीं है, हमने उसको मोबाइल लाकर अभी तक दिया ही नहीं। पुलिस जैसी आप बात दीपचंद के द्वारा जानकारी के तहत पाती है, पाने के बाद सोचने लग जाती कि आखिर कंचना के हत्यारों तक अब कैसे पहुंचा जाए। पुलिस की टीम जो थी अपने थाने लौट आती है। आने के बाद सबसे पहले कुछ खबरियों को हायर कर देती है कि जाकर कंचना के करीबी और उसके जो होता है कुछ जो है असमंजस अगर किसी के साथ हो तो उसके बारे में पता लगाया जाए। खबरी जाते हैं, जाने के बाद काफ़ी गांव में काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं। तभी खबरी को कुछ चौंकाने वाली बात पता चल जाती है। घटना से मात्र 2 दिन बाद जैसे ही वहाँ के थाना प्रभारी के सामने आकर खबरी पुलिस के सामने रखना शुरू कर देते हैं, कहने लग जाते कि साहब आखिर में दीपचंद के घर परिवार वाले जो होते हैं पूरी तरह से आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कंचना के पास एक मोबाइल है। और जैसे ही एसपी खबर पाने के बाद दोबारा जो दीपचंद के पास पहुंच जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आपकी बेटी के पास मोबाइल नहीं है, हमें पता आपकी बेटी के पास मोबाइल है, वह मोबाइल कहाँ है। दीपचंद तुरंत ही भड़क जाते, कहने लग जाते कि हमारी बेटी के पास ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जिसकी हमें जानकारी ना हो। लेकिन पुलिस जो होती है अब उस खबरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास कर चुकी होती है। इसी बिना पुलिस की टीम जो होती है घर में जितने भी मौजूद लोग होते हैं सबसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं पर खड़ी कंचना की अपनी एक छोटी बहन होती है वंदना, जिसकी उम्र होती है 12 साल के आसपास। वहाँ के एसपी जैसे उस वंदना का चेहरा देखते हैं उनको कुछ शंका होने लगता है, तो वंदना को अपने साथ लेते हैं। लेने के बाद दूसरे कमरे में ले जाते हैं। काफ़ी इंतफान से जो होता है वंदना से पूछताछ शुरू कर देते हैं। वंदना पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब हाँ हमारे दीदी के पास एक छोटा सा मोबाइल है और उसी मोबाइल से आए दिन किसी न किसी से बात करने भी लगती है। पुलिस कहने लग जाती कि आखिर तुम्हें पता है कंचना किससे बात करती थी। लेकिन वंदना उसी समय इनकार कर जाती, कहने लग जाती है कि साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि हमारी दीदी किससे बात करती है। अब पुलिस जो थी वंदना से बहला फुसला कर कहने लग जाती है कि एक बार लाकर अपनी दीदी का मोबाइल हमें दे दो।
15 जैसे ही पुलिस की बात सुनने के बाद अपने ही घर में जाती है, लेकिन कुछ मिनट बाद अपने हाथ में एक छोटा सा मोबाइल लेकर वहाँ के एसपी के हाथों में पकड़ा देते हैं। एसपी उस मोबाइल को पकड़ने के बाद ले जाते हैं, का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेते हैं। और जब CDR डिटेल निकालते हैं तो उसी मोबाइल में एक नंबर काफ़ी बार चौंकाने वाला आ जाता है। लेकिन घटना वाले दिन जो होता है लगभग 9:30 बजे के आसपास लास्ट बात जो था उसी मोबाइल नंबर से बात हुआ था। लेकिन जब मोबाइल नंबर और उस CDR डिटेल के बारे में अज्ञात व्यक्ति के बारे में पता लगता है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं होता है, वह व्यक्ति होता है विवेक यादव, जिसकी उम्र होती है 21 साल के आसपास। अब पुलिस जैसी विवेक के बारे में इतना पता पाने के बाद पुलिस की टीम दोबारा दीपचंद के पास पहुंचती है। दीपचंद से पूछने लग जाती है कि आखिर यह विवेक यादव है कौन। दीपचंद जैसे ही अब विवेक का नाम सुनते उसी समय काफ़ी सन्न सा रह जाते हैं, कहने लग जाते हैं दीपचंद जो होता है हमारे पास के रहने वाले रामधनी होते हैं, उन्हीं का विवेक नाती है। विवेक जो होता है मेन रहने वाला होता है भवनाथ, भंजन जिला के ही पास मोहम्मदपुर गोहाना इलाका पड़ता है और उसी के पास एक गांव पड़ता है उमनपुर, वहीं का रहने वाला है। जैसे पुलिस जो थी विवेक के बारे में पूरी जानकारी पाती है, पता ठिकाने के बारे में तुरंत पुलिस की जो टीम होती है विवेक के घर पहुंच जाती है। विवेक जो होता है वहीं घर पर मिलता है। पुलिस उसको तुरंत ही वहीं से कस्टडी में लेती है और अपने थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद पुलिस की टीम जो होती है विवेक से तुरंत ही पूछताछ शुरू कर देती है और जब पूछने लग जाती है पुलिस के सामने बिना देरी के जो होता है विवेक टूट जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो हत्या की जो कहानी जो कंचना के बारे में पुलिस के सामने रखता है, इसे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। घटना से मात्र 3 साल पहले साल 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। उसी बीच विवेक जो होता अपने ही गांव में रहकर अपने ही कॉलेज में जाकर इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लेता है। जब पास कर लेता है उसी बीच नौकरी की काफ़ी तलाशी करता है, लेकिन विवेक को उसके मन मुताबिक नौकरी नहीं मिलता है। उसी बीच जो होता है विवेक के अपने ही नाना होते हैं जो दीपचंद के ही गाँव के पास के ही रहने वाले रामधनी यादव होते हैं। रामधनी के घर जो होता है विवेक का अब वहीं पर आना जाना बन जाता है। तभी साल 2015 के ही नवंबर का महीना होता है। उसी विवेक जो होता है अपने ही नैनीहाल आता है। आने के बाद उसके नैनीहाल में जो होता है एक शादी का फंक्शन होता है, उसी फंक्शन में शामिल हो जाता है। और जब शामिल हो जाता है उसी फंक्शन में जो होता है उसकी मुलाकात जाकर अब कंचना से हो जाता है। लेकिन जैसे ही कंचना को उसी फंक्शन में देखने के बाद एक ही नज़र में उसकी खूबसूरती का वहीं दीवाना हो पड़ता है। और जब कंचना के बारे में पूरी जानकारी विवेक जान पाता है या तो हमारे ही नाना के पास के पड़ोस के रहने वाले दीपचंद की बेटी कंचना उर्फ चंदना यादव है। और जैसे ही पता पाता है तो उसी दिन से जो होता है अब आए दिन कंचना के पीछे पड़ जाता है। और पड़ने के बाद अब कंचना के घर जो होता है विवेक आना जाना भी लगता है, क्योंकि रामधनी और साथ में दीपचंद के बीच जो होता है काफ़ी गहरी जो होता है पड़ोसियों का रिश्ता भी था। इसी बीच इनका ना घर कोई रोकने वाला होता ना कोई टोकने वाला होता है। चंद जो होते सुबह के टाइम बच्चों के स्कूल के लिए भी निकल जाते थे, इसीलिए दीपचंद का पूरा घर सुनसान पड़ा रहता था। अब कंचना से जाकर जो था उसके ही घर में हंसी सी टोले कर बात करना भी शुरू कर देता है। लेकिन मन विवेक जो था कंचना को चाहने भी लगता है और जब चाहने लगता है तो कंचना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लगता है। लेकिन कंचना भी इसी बीच ध्यान दे पड़ती है कि हमारे ऊपर विवेक काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है और कंचना को पूरा विश्वास हो जाता है कि अब विवेक हमें भी चाहने लगा है। तो इसी बीच विवेक जो होता है अब कंचना को काफ़ी सारे गिफ्ट देने भी लगता है और जब देने लगता है तो उस कंचना जो थी उस गिफ्ट को स्वीकार भी करने लग जाती है। करने की वजह से दोनों एक दूसरे के बीच नाते रिश्तेदारी में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रेम भावना को जानना शुरू हो जाते हैं। तब एक दिन शाम का टाइम होता है। उसी बीच कंचना जैसे ही घर में अकेली होती है तो विवेक घर में घुस जाता है। देखता ना उसके माता पिता होते ना उसका भाई होता है। तुरंत जाकर अपने प्यार का इजहार जो होता है कंचना के सामने कर देता है और जैसे ही कंचना के सामने करता है तो कंचना एक बार मुस्कुरा देती है। मुस्कुराने के बाद विवेक के प्यार को वहीं स्कैप्ट कर लेते हैं। स्कैप्ट करने के बाद दोनों के बीच जो होता है उसी दिन से जो होता है अब रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी विवेक का मिलने का मन करता तो उसी बीच अपने नानी के यहाँ चला आता। आने के बाद जो होता है मौका निकाल कर कंचना से मिल लिया करता था। लेकिन जब भी विवेक घर जाता था उसका मन नहीं लगता। इसी बीच एक दिन विवेक जैसे ही अपने मार्केट से गुजर रहा होता है तो विवेक अपने ही मार्केट के एक मोबाइल शॉप पे जाता है। वहाँ पर एक छोटा सा मोबाइल लेता है। लेने के बाद लाकर कंचना को पकड़ा देता है। कंचना जो होती है उसी मोबाइल से चोरी छुपे विवेक से बात करना शुरू कर देती है। इधर बात करते करते लगभग इनकी ज़िंदगी का 3 साल का ऐसे वक्त बीत जाता है और जब बीत जाता है तो इनकी ज़िंदगी का ऐसे पड़ाव पर ऐसे मोड़ आ जाता है कि विवेक को लगने लगता है कि हमारे बीच अब कुछ ना कुछ रोड़ा बन रहा है। क्योंकि जब भी विवेक कंचना के मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं और करने के बाद कुछ मिनट जो होती कंचना बात करती है लेकिन फ़ोन काट देती। उसको कुछ शंका होने लगता है कि हो सकता है कंचना का कोई दूसरा हित व्यवहारी या आशिक आ गया है। इसी बीच जब भी विवेक कंचना के मोबाइल पर दोबारा
फ़ोन करता तो कभी उसका मोबाइल जो होता है बिजी बता देता। और विवेक का जो शक होता है पूरी तरह से गहरा हो जाता है कि हो ना हो कंचना का कोई और आशिक उसके गांव का हो गया है। अब इसी शक की वजह से जो होता है अब आए दिन जो होता है बार बार विवेक कंचना के मोबाइल पर जब कॉल करता तो हर बार बिजी बताना शुरू कर देता। अब इसी बीच मौका निकाल कर विवेक जो था अपने नानी के यहाँ पहुँच जाता। पहुँचने के बाद जाकर कंचना से आमने सामने बात करने लगता। और जब बात करने लगता कंचना से तुरंत ही उसी समय उससे पूछने लग जाता कि आखिर तुम्हारा आशिक कौन है, बता दो क्या हमारे से अच्छा तुम्हारा आशिक है। कंचना उसी समय भड़क जाती, कहने लग जाती कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम वैसी लड़की नहीं हैं जैसा तुम सोच रहे हो, तुम्हारे अलावा हमारी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। लेकिन विवेक जो होता कंचना की बात काफ़ी ध्यान से सुनता। सुनने के बाद होता है उसके लफ्ज़ों में विवेक को कुछ दिखाई देता है। सोचने लग जाता है कि कंचना का कोई ना कोई आशिक ज़रूर होगा, इसीलिए कंचना हमारी फ़ोन बार बार काट देते हैं। लेकिन जब विवेक अपने घर चलाता है, जब फ़ोन लगाता है तो 1 मिनट बाद करता, फिर कंचना काट देती है। काटने की वजह से उसको शंका और गहरा हो जाता है। इसी होने की वजह से जब वह फ़ोन मिलाता तो बार बार अब आए दिन बिजी बताने लगता है, जिसकी वजह से विवेक का शंका जो होता है पूरी तरह से जाकर एक मर की तरह अब कंचना के ऊपर बैठ जाता है। बैठने की वजह से सोच लेता है कि हो ना हो कंचना का गांव में आशिक ज़रूर है, इसीलिए हमारी फ़ोन बार बार अब कंचना काट रही है। और जब भी मिलाता था फ़ोन कंचना कभी फ़ोन उठाती भी नहीं थी, जिसकी वजह से अब इधर विवेक और ज़्यादा हैरान हो जाता। तभी सोच लेता है कि हो ना हो कंचना का कोई आशिक ज़रूर है, अगर आशिक ज़रूर है ना तो यह जो होता है हम उसके साथ उसका रिश्ता रखने नहीं देंगे। और इसीलिए तुरंत जो होता है अब वही विवेक फैसला लेता है कि इस दुनिया में चाहे जो हो कंचना किसी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती, इससे पहले वह बिताए उसको हम इस दुनिया से इसके रास्ते से भी ठिकाने लगा देंगे। तभी वह प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत जो होता है उसी दिन से कंचना के मोबाइल पर कॉल करता है और उससे तुरंत ही माफ़ी मांगने लग जाता है कि हमने तुम्हारे ऊपर शंका करके हमने गुनाह कर दिया। अब कंचना जैसे विवेक की बात सुनती है, सुनने के बाद विवेक को माफ़ कर देती है। उसी दिन से विवेक कंचना से मीठी मीठी बातें करके उसको अपने बातों में उलझा भी लेता है। और जब समझ जाता है कंचना हमारी बातों में पूरी तरह से दोबारा फंस ही गई है, तभी वह मौके की तलाश में बैठा भी रहता है। सोच बैठता है कि हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका बन गया है। इसी बीच 16 मार्च 2018 का दिन होता है। वही सुबह सुबह का लगभग 9:30 बजे का आसपास का टाइम होता है। विवेक जो होता है कंचना के गांव के बाहर आकर एक जो होता है ललन का खेत होता है, उसी खेत के टिबिल पे खड़ा हो जाता है। और विवेक जो होता है कंचना को फ़ोन कर देता है, कहने लग जाता है कि हम इस समय ललन यादव के खेत में एक टिबिल वहीं पर खड़े हो गए हैं, हमसे मिलने के लिए तुम आ जाओ, काफ़ी अर्जेंट तुमसे बात करना है। और जैसे ही कंचना जो होती है विवेक की बात उस फ़ोन के द्वारा सुनती है, सुनने के बाद अपने माँ से झूठ बोल के निकल जाती है कि माँ जी हम खेत में जा रहे हैं कुछ देखभाली करने के लिए। कंचना वहाँ से निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद विवेक को देखती है। विवेक जो होता है गेहूँ के खेत में जाकर खड़ा हुआ है, के पास जो होती है कंचना पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद विवेक उसको मीठी मीठी बातों में उलझा लेता है। उलझाने के बाद जो होता है विवेक जो होता है कंचना के साथ उसी खेतों में संबंध बना लेता है। लेकिन संबंध बनाने के बाद जैसे बैठते हैं उसी बीच विवेक जो होता है कंचना से दोबारा तक कंचना से पूछने भी लग जाता है कि पुराने आशिक का नाम क्या है। और जैसे ही कंचना दोबारा विवेक के मुंह से आप बात सुनती उसी समय भड़ास जाती। भड़ास जाने की वजह से वही विवेक और कंचना के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते हैं कि विवेक अपने ही जेब से एक तेज़धार हथियार निकालता। हथियार निकालने के बाद कंचना के शरीर पर जहाँ तहाँ चलाना शुरू कर देता, जिसकी वजह से कंचना वहीं कटे हुए ब्रिज की तरह मौत की नींद में सोकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। गिरने के बाद सोचने लग जाता है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। इस रात को छुपाने के लिए जो होता है कंचना के शरीर के लगभग आधे से ज़्यादा कपड़े उतार देता, ताकि लोगों को लगे कंचना का यहाँ पर किसी ने मिलकर उसकी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी है। तुरंत जो होता है अब वही विवेक जो होता है अपने घर चला आता है। आने के बाद अपनी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से जीने की शुरू भी कर देता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई होता है विवेक यादव के तहरीर पर आता है। आने के बाद जैसे ही कंचना के घर परिवार वालों को कंचना के बारे में सारी सच्चाई पता चलता है तो कंचना के घर परिवार वाले भी ना सोच पाते ना समझ पाते, सोचने लग जाते कि हमारी बेटी हमारे रहते कैसा कदम उठा ली। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है विवेक को ले जाती है, वो वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद विवेक के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दर्ज करने के बाद ले जाकर विवेक को वहाँ के ही जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।